वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। मैं सीजीपीएससी प्री के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक पेन और कॉपी जरूर अपने पास रखिएगा क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, उसे आप नोट करते चलिएगा और क्वेश्चन के ये वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। पहला प्रश्न है, किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया? सो इसका आंसर ऑप्शंस आपको दिख रहा है, जल्दी से आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है 1973। 1973 को दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया। सो दुर्ग जिले का गठन कब हुआ था? 1906। ये भी याद रखिए, यहां पर दुर्ग जिले का गठन 1906 में हुआ था। इसके साथ आप कुछ फैक्ट्स और याद रखिए। 1861 में 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया था और मध्य प्रांत के गठन के समय 18 छत्तीसगढ़ में दो जिले बनाए गए थे। पहला जिला था बिलासपुर 1861 में ना, और दूसरा जिला बनाया गया था रायपुर। ये दो नाम और याद रखिएगा। और इसके साथ ही 1862 में 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया था। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1862 में छत्तीसगढ़ एक संभाग बना था जिसका मुख्यालय रायपुर था। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ये एग्जाम में बन सकता है। और अभी हाल ही में एक नया जिले का गठन हुआ है, उसका तो आप याद रखिए, वहां से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन है? इनमें से कौन अंतिम मौर्य सम्राट थे? तो इसका आंसर है बृहद्रथ। इसका आप नाम याद रखिए, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आ सकता है और बन भी सकता है नेक्स्ट टाइम, ठीक है, इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चल इसका आंसर बता देता हूं मैं, आप लोग जल्दी से पहले अपने नोटबुक पे टिक कर लीजिए। इसका सही आंसर है कोली वंश। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। जितने क्वेश्चन में लेके आया हूं सब इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बन रहा है अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो ये एटलीस्ट नोटबुक में लिखना चालू करिए कि गौतम बुद्ध की माँ जो है वो महामाया, जिनका नाम था वो कोली वंश से संबंधित थी। याद रखिए इसको। और इसके बाद याद रखिए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और ये कपिल वस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। और उनकी माता का नाम मैंने बताया महामाया, जो कि कोली गणराज्य की कन्या थी। इनका लालन पालन करने वाली जो माता थी उनका नाम है प्रजापति गौतमी। ये याद रखिएगा, ठीक है। जब गौतम बुद्ध बहुत छोटे थे ना, तब उनकी मां का देहांत हो गया था। तो उनकी जो मेन लालन पालन किया है वो उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। इनका नाम याद रखिए। और उनके पिता का नाम शुद्धोधन तो आपको याद रखना है, जो कि कपिला वस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। रट्टा मारिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं उसके साथ। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अगर आपके पास बुक होगा उसमें देखना, ये क्वेश्चन 3 4 5 6 बनाए हुए होंगे, ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण। चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं बता देता हूं इसका आंसर। इसका आंसर है दिनेश नंदन सहाय। ये याद रखना, ये पहले राज्यपाल थे। और मुझे आप कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, वर्तमान में कौन राज्यपाल है छत्तीसगढ़ के? वर्तमान राज्यपाल का नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका नाम जल्दी से आप नोट कर लीजिए, टिक कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के कार्यकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का गठन किया गया था और इन्हीं के कार्यकाल में इस विश्वविद्यालय का विकास हुआ। याद रखिएगा, ठीक। तो कुमारगुप्त गुप्त वंश के राजा थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे। ये याद रखिएगा, ठीक है। गुप्त वंश से बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, तो गुप्त वंश आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इससे जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है उसका एमसीक्यू मैं कोशिश करता हूं कुछ दिनों में लाने की, लेकिन ये गुप्त वंश आप जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न की ओर चलता हूं। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? याद रखना, नहीं करता। कौन सा धर्म या कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? बौद्ध धर्म का ना। तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर है हीनयान। हीनयान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। और एग्जाम में आता कि कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, तो क्या लिखोगे? महायान, ठीक। याद रखना इसको। बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण के राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि थे। अभी हाल ही में कोई सा सीजीपीएससी एग्जाम हुआ है 2-3 महीना पहले या 1 महीना पहले, उसमें एक क्वेश्चन आया है यहाँ से। तो इसका आंसर आप जल्दी से बताइए मुझे।
तो चलिए मैं बताता हूं, इसका जो आंसर है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इससे मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता दूं। 12 मार्च 1921, 12 मार्च 1921 को बिलासपुर के सनिचरी बाजार में, याद रखना, बिलासपुर के सनिचरी बाजार में अंग्रेजों के विरुद्ध ओजस्वी भाषण इन्होंने दिया था। ठीक है, और ये 12 मार्च है ना, मैं 19 मार्च लिखा हूं, ये 12 मार्च है, लिखने में गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, बस मैं बोला 12 मार्च था, तो याद रखिए 12 मार्च 1921 को उन्होंने बिलासपुर के सनिचरी बाजार में ओजस्वी भाषण दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, याद रखिएगा। और इस ओजस्वी भाषण के कारण 12 मई 1921 को 1921 को मई 1921 को इन्हें जबलपुर से गिरफ्तार किया गया। याद रखना, जबलपुर से गिरफ्तार कर बिलासपुर जेल में इन्हें लाकर रखा गया। ठीक है, कहां से गिरफ्तार किया गया? जबलपुर से गिरफ्तार किया गया और बीएसपी मतलब बिलासपुर की जेल में डाल दिया गया। ठीक, तो ये भी एग्जाम में आता है कि इन्होंने बिलासपुर के जेल में कारावास के दौरान कितनी कविताओं का या कौन कौन सी कविताओं का रचना की। तो याद रखना, मैं इसको बता दूं आपको, इसमें जो पहला है वो है पुष्प की अभिलाषा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा, ये एग्जाम में आया हुआ है। सो इसको अगर आपको याद है अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो तुरंत इसे नोट कर लीजिए। पुष्प की अभिलाषा ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने पर्वत की अभिलाषा और पूरी नहीं सुनोगी तान की भी रचना की है। तो ये याद रखिए, जो मैंने बताया कि इन्होंने पुष्प की अभिलाषा अपने कारावास के दौरान किया था और इनकी गिरफ्तारी मई 1921 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, कौन सा पीटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? इससे पहले मैं आपको बता दूं, बौद्ध धर्म है ना, उसमें 3 पीटक हैं, अभिधम्म पीटक, विनय पीटक और सुत्त पीटक। इनके नाम पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, और ये भी पूछा जाता है कि कितनी इनकी संख्या है। तो 3 पीटक आपको याद रखना है। ठीक है, 3 पीटक हैं। सो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करिए या आपने बुक में टिक कर लीजिए, मुझे लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर है विनय पिटक। याद रखना, विनय पिटक जो है नैतिक आचार संहिता के बारे में है। ठीक है, इसमें मुख्यतः कानून था, इसमें मुख्यतः कानून है। इसमें संघ भिक्षुओं और भिक्षुड़ियों के लिए नियम दिए हुए हैं। ठीक है, एक विनय पिटक नियम से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म के नियम से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के मौलिक व प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है। याद रखना, त्रि मतलब तीन पिटक, त्रिपिटक। ठीक है, मौलिक व प्राचीनतम ग्रंथ, ये पाली भाषा में लिखा गया। जितने पिटक है ना, ये पाली भाषा में है। 3 संख्या है, इसलिए त्रि लगा हुआ है। तीनों के नाम आपको स्क्रीन में दिख रहा है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये याद रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? शिक्षाओं के बारे में, ठीक है, या धर्म उपदेश के बारे में, कौन सा? तो इसका आंसर है सुत्त पिटक। याद रखना, सुत्त पिटक याद रख लीजिएगा, इसे जरूर याद रखिएगा। और जो अभिधम्म पिटक जो है ना, अभिधम्म पिटक, ये जो तीसरा पिटक है, इसके बारे में आपको बता दूं, ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है। बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र सिंह को पराजित किया था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से इसका आंसर करिए। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से गुप्त सम्राट से संबंधित है। तो पहला याद रखना, समुद्रगुप्त से संबंधित है। और मैंने बताया ना कि गुप्त वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गुप्त वंश आप अच्छे से करिएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ था? संगीति में हुआ था। ठीक है, सो इसका आंसर है, जल्दी से आप कर लीजिए, मैं आंसर बताता हूं, टिक कर लीजिए अपने बुक में। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं, इसका आंसर है चतुर्थ संगीति में। ठीक है, चतुर्थ संगीति में ये बौद्ध धर्म का ना विभाजन हो गया था, महायान और हीनयान में। ठीक, याद रखिएगा इसको। इसका जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था ना, वो कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। ये भी एग्जाम में आता है कि प्रथम संगीति कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ, तो चौथा कहाँ हुआ था। तो चौथा यहाँ पर लिखा हुआ है कश्मीर के कुंडल वन में हुआ है। और अध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो चौथे संगीति का जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। इनका नाम आप लिख लीजिए, एग्जाम में जरूर बनता है। चलिए, तो मैं और भी कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन में कि पहले
बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? फिर दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में किसके काल में हुआ था। तो इनके आंसर जल्दी से आप कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था ना, उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय के सबकर्मी, और सबकमी भी बोलते हैं इनको, सापकमी भी बोलते हैं, ठीक है। और किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का हुआ था, ये तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, है ना। तो ये हुआ था कनिष्क के काल में, ठीक है। तो ये इसके आंसर है, जल्दी से इसको लिख लीजिए, आपसे बन गया अच्छी बात है, नहीं बना तो आप इसकी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो पहला बौद्ध संगति हुआ था ना, वो राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। और जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। शासन काल किसका था उस समय? अजातशत्रु का, याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसी प्रकार दूसरा वैशाली में हुआ था, अध्यक्ष सापकमी, इस तरह से वो रहता है। और इसके शासन, किसके शासन काल में हुआ था, इनका नाम अवश्य रूप से याद रखिएगा, कालाशोक के कार्यकाल में हुआ था। तीसरा जो था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसे भी पटना के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे, और शासनकाल द ग्रेट अशोका, ठीक है। चतुर्थ अभी देखा आपने कुंडलवन, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र जी, और किनके शासनकाल में? कनिष्क। ये इनसे एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा, बौद्ध संगीतियां। आगे मैं बढ़ता हूं, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध है? तो चलिए इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, घोड़ा, ठीक है। तो याद रखिए, गौतम बुद्ध के जो शाही घोड़ा था, शाही घोड़ा, उसका नाम क्या था? कंथक। गौतम बुद्ध के शाही घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। अगला प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था, उसका उपनाम था, ठीक है। अजातशत्रु का उपनाम था। तो ये याद रखिएगा, ये हर्यक वंश से संबंधित थे, ठीक है। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, जिसे अभी वर्तमान में हम पटना के नाम से जानते हैं? और शासक का नाम पता है तो जल्दी से कमेंट करिए, अदरवाइज मैं बताता हूं। चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयन, ठीक है। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पे, याद रखना ये भी क्वेश्चन बनता है कि पटना कौन सी नदियों के संगम में है, तो गंगा और सोन नदी। तो सोन नदी का आपको उद्गम मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपने नदी के सेक्शन में, छत्तीसगढ़ नदी के सेक्शन में पढ़ाई है सोन नदी। तो मुझे आंसर कमेंट में बताइए, सोन नदी का उद्गम स्थल। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है, शिशु नागवंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अभी भी इसको बता ही दिया आपको, बौद्ध संगीति में कौन शासक थे। और यहां पूछा जा रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति के शासक का नाम पूछा जा रहा है, किसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, और उन्हें, उनका उपनाम क्या है? काकवर्ण। तो याद रखिएगा, इनका आंसर है कालाशोक। तो याद रखिएगा, पहले एक और प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि कालाशोक का उपनाम काकवर्ण, एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कौन से जगह में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? ये महान है की मृत्यु हुई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बेबीलोन में, ठीक, याद रखिएगा, ऑप्शन बी, बेबीलोन। अगला प्रश्न की ओर चलता हूं, सिकंदर महान एवं पोरस, इसको पुरु भी बोला जाता है, की सेनाओं के मध्य कहां पर, कौन से नदी के तट में इनकी बीच युद्ध हुआ था? तो जल्दी से, अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से अपनी नोटबुक में टिक कर लीजिए। तो अब मैं बता देता हूं इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो है झेलम नदी, याद रखना, झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, ठीक है। सिकंदर महान और पोरस की सेनाओं के मध्य के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन से नदी के तट पे हुआ था? तो वो है झेलम नदी। उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो जल्दी से कमेंट कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज अपने बुक पे टिक करिए, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करते नहीं बन रहा है तो बुक पे टिक करिए, लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है अवंतिका, ठीक है। अवंतिका का उज्जैन का प्राचीन नाम है। उज्जैन कहाँ पर है भाई? तो मध्य प्रदेश में है। एक प्रश्न बन सकता है, क्या चीज के लिए फेमस है?
तो महाकालेश्वर आपने सुना है, उसके लिए फेमस है। कौन सी नदी के तट पे है, तो क्षिप्रा नदी के तट पे है। ये 3-4 चीज में फैक्ट बता दिया आपको, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो ये करंट अफेयर का मुझे दिखा तो मैंने इसको डाल दिया। ये वर्ड नंबर याद रखना, डायल 112, ठीक है, 112। अब प्रदेश के किसानों को की शिकायतें भी सुनी जाएगी, ठीक है। तो 112 जो नंबर है वो याद रखना, ठीक है। ये आ सकता है एग्जाम में, आप पूछा जा सकता है यार, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो करंट में है तो ये नंबर याद रख लेना। शिकायतों की मुख्य सचिव हर सप्ताह करेंगे समीक्षा, डायल 112 की सेवाएं अभी आपात स्थिति के लिए है, ठीक है। ये नंबर याद रख लेना। अगले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैं आपको एक करंट अफेयर आज आपको और बताने वाला हूँ। एक करंट अफेयर जो अभी हाल ही में जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, जो इलेक्शन जीते हैं, नाम क्या है उनका, जो बिडेन। जो बिडेन। और उपराष्ट्रपति बने हैं जो भारतीय हैं भाई, कमला हैरिस। कमला हैरिस। इन दोनों को संयुक्त रूप से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में, तो ये याद रखिएगा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। सो आज हमने पहला पार्ट देखा इसका। आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा मुझे, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी कमेंट करिएगा। मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 लेके हाजिर होता हूँ, और जो क्वेश्चन मैंने कमेंट करने बोला है उसका आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू।